वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उर्दू के मारूफ मुहाजिर, शायर, आदिब, सहाफ़ी, दानिश्वर और बकाया उर्दू इंटरनेशनल के रूह रवा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन आदिल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए मैं आपकी इनसे बात करवाते चलूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, दुआएं आपकी। सर, मेरा जो आपसे पहला कुछ सवाल है वो सवाल ऐसा है कि बकाया एहलियान उर्दू इंटरनेशनल के बुनियादी मकसद और पाकिस्तान के अहम समाजी शख्सियात से रब्ते का क्या असल मकसद है? दरअसल एहलियान बकाया उर्दू पाकिस्तान का बुनियादी मकसद एशिया के 52 ममालिक और पूरी दुनिया के 213 ममालिक में उर्दू बोलने वाले जो महाजिर रहाइश पज़ीर हैं उन्हें मरकज़ियती तौर पर ज़हनी हम आहंगी और नज़रियाती तौर पर, समाजी तौर पर, सकाफ़ती तौर पर और शौरी तौर पर उन्हें यकजा करना और उन्हें फ़ाल करना है। अच्छा सर, मेरा दूसरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि बकाया एहलियान उर्दू इंटरनेशनल के दीगर अहदेदारन की ज़िम्मेदारियाँ में क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं? हमारे न्यूयॉर्क अमेरिका में जो दफ्तर वाक़ है वहाँ के जो नुमाइंदे हैं बुनियादी तौर पे वो हैं अशरफ अली अस्पानी साहब, और मरकज़ी दफ्तर हमारा इंटरनेशनल वही जो है उसको देखते हैं, और वहाँ से उन्होंने दीगर जो ममालिक हैं वहाँ ओवरसीज़ को और जो ममालिक दीगर हैं वहाँ कंट्री वाइज जो है उन्होंने इसकी तश्कील दी है और मेरी मुशावरत से वो काम कर रहे हैं। यानी आपकी जो ये टीम है उर्दू इंटरनेशनल की पूरी दुनिया में जो है मौजूद है? यकीनन पूरी दुनिया में मौजूद है, और वो तमाम लोग जो है जो उर्दू बोलने वाले रहाइश पज़ीर हैं वो इससे इस्तेफ़ादा भी कर रहे हैं और शौरी तौर पर, नज़रियाती तौर पर और सकाफ़ती तौर पर इस्तेफ़ादे के साथ साथ वो अपने तजर्बात और मुशाहदात से उर्दू बोलने वालों को बहुत फैज़ पहुँचाना चाहते हैं और आगे चलकर सियासी मैदान में भी वो बहुत मार्का सर करना चाहते हैं। और जैसा कि यहाँ सिंध में ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि यहाँ जो देही और शहरी की जो तफरीक पैदा की जा चुकी है उसको बेहतर बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे सिंधी भाइयों की अक्सरियत या उनकी नुमाइंदगी करने वाले वज़ीर आला सिंध हैं, इसी तरह उर्दू बोलने वाले को नायब वज़ीर आला की ज़रूरत है। जी सर, तीसरा सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि बकाया एहलियान उर्दू इंटरनेशनल का दायरा कार क्या है और अब तक कहाँ तक कायम हो चुका है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एशिया के 52 ममालिक और पूरी दुनिया के 213 ममालिक में इसकी नुमाइंदगी मौजूद है, चूँकि पूरी दुनिया में उर्दू बोलने वाले महाजिर रहाइश पज़ीर हैं। और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में और सिंध में भी इसके लिए सियासी शख्सियात, समाजी शख्सियात और इल्मी शख्सियात से रब्ते जारी हैं। अच्छा सर, हुकूमती सतह पर रब्तों को आप किस हद तक काबिल तरजीह समझते हैं? वो इस हद तक है कि हुकूमती रब्ते और अवामी रब्ते या समाजी रब्तों से ही बेहतरी पैदा होती है। हमारी हुकूमतों ने वो जो नुमाइंदगी होनी चाहिए उर्दू बोलने वालों की, मैं समझता हूँ मुख्तलिफ़ इदारों में वो नहीं दी अब तक, उन्हें देनी चाहिए। और वो लोग जो अवामी सतह पर इस तरह के प्रोग्रामों में शरीक होते हैं उन्हें इतनी आगाही नहीं है कि वो अपने अहदाफ को या अपने हुकूक को किस तरह से हासिल करेंगे। तो उनकी आगाही के लिए भी ये ज़रूरी है कि ये रवाबित जारी रखे जाएं और उन्हें जो है बताया जाए कि आपके जो बुनियादी हुकूक हैं उनमें ये चीज़ें शामिल हैं कि आप अपने हुकूक के हसूल के लिए ये जद्दोजहद जारी रख सकें। अच्छा, मुशायरों का जो पस नज़र क्या है और इससे क्या क्या जो है अहदाफ़ी हासिल हो सकता है? मुशायरों का पस मंज़र ये है कि आपने देखा होगा पूरी दुनिया में जो इनकलाब आता है दानिश्वर ही लेकर आता है, और दानिश्वर जो है मुशायरों के ज़रिए आवाम को ये पैगाम देते हैं। आपने देखा होगा माजी में भी कि जिस तरह जोश मलिया आबादी ने, साहिल लुधियानवी ने, जो अपना मजाज लखनवी ने, फैज़ अहमद फैज़ ने, हबीब जालिब ने, अहमद फराज ने और दीगर शोरा ने अपनी शायरी से, अपनी तख्लीक से आवाम को जगाया और वो दरपर्दा रहे, और बज़ाहिर जो लोग हुक्मरान थे उन्होंने उनसे इस्तेफ़ादा किया, उनसे सीखा और सामने उन्होंने उन मामलात को मंजर आम पर लाकर इस्तेफ़ादा हासिल करके लोगों को फैज़ पहुँचाने की कोशिश की। ये मुशायरे उसी का हिस्सा है। इस इंटरव्यू के बीच में अभी जो हमारी नौजवान नस्ल है जिनको उर्दू के असल जो है मायने नहीं पता, तो उन लोगों के बारे में आप क्या एक
जो शायराना तौर पे जो आप उन्हें एक मैसेज देना चाहेंगे? उर्दू पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली ज़ुबान है और ये एक लश्करी ज़ुबान कहलाती है जिसमें कई ज़ुबानों का इश्तराक है। और हमारी नई नस्ल जो है इसे ये मालूम होना चाहिए कि जब हमारी बुनियादी और कौमी ज़ुबान सबसे बड़ी बात तो ये है कि उर्दू है, तो हमें इस पर तवज्जो भी देनी चाहिए। और फिर ख़ुसूसन इसकी जो किताबें हैं, हदायकुल बलागत, तहसीलुल बलागत और तफ़हीमुल बलागत जैसी किताबें जिन्हें लोग मुस्तरद कर रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारी नई नस्ल को तो मेरा ख्याल 1% भी शायद नहीं पता, तो उन्हें हम आंगी होनी चाहिए इसकी, उन्हें ज़ौक़ व शौक़ और जज्बा पैदा होना चाहिए सीखने का। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे अकाबरीन हैं और ये जो हमारे जो हुकूमती सतह पे लोग हैं, इनकी भी ज़िम्मेदारी है कि ये ऐसी किताबें जो अनमोल किताबें हैं, मायानाज़ किताबें हैं, गिरा कदर किताबें हैं, इन्हें जो है इससे इस्तेफ़ादा करने के लिए मौक़े फ़राहम करें और जो निसाब हैं उनमें भी इस तरह की चीज़ों को शामिल करने का सिलसिला शुरू करें। अच्छा, ख़वातीन की जो है नुमाइंदगी किस हद तक की जा सकती है या की गई है? लेकिन चूँकि बकाई अहलियान उर्दू पाकिस्तान ये अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 28 सेक्शन 1 के तहत ही जो है जारी व सारी है, और चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल्स में ख़वातीन और लेडीज़ की जो नुमाइंदगी है वो 35% है। 35% हम नुमाइंदगी होने की वजह से आपने देखा होगा पहले 2% हुआ करती थी, फिर वो 3 हुई, फिर 4 हुई, उसमें मेरी कोशिशें भी बहुत शामिल हाल रही हैं। और अब आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी दी गई। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ फोर्सेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी दी गई। दीगर जितने प्रोफेशनल शोबे हैं उसमें ख़वातीन को नुमाइंदगी दी गई। तो ख़वातीन की भी बका इसी में है, लेकिन ख़वातीन को भी इसके के लिए इदराक की ज़रूरत है। अगर ख़वातीन ये इदराक पैदा कर लें तो मैं समझता हूँ कि मज़ीद जो है ये अदब जो है 45% तक जा सकता है। अच्छा सर, एहलियान उर्दू की जानिब से जो है आप नौजवानों को क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? हमारे एहलियान उर्दू के नौजवानों में बड़ी सलाहियतें हैं और वो गरां कदर असासा हैं हमारे मुआशरे का। उन्हें ये चाहिए कि वो दरसी तालीम के साथ साथ इक्तसाबी तालीम पर भी तवज्जो दें। और इक्तसाबी तालीम जो है वो अपने बड़ों से, अपने सीखने वाले बुज़ुर्गों से हासिल होती है, अपने मुआशरे से हासिल होती है। और जब वो उसमें रग़बत पैदा कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आर्ट्स एंड कल्चर और इस वक्त जो मौजूदा साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है तो उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर इस तरह के जो प्रोफेशनल शोबे हैं उसमें ये सुरखरू होकर पूरी दुनिया में अपने आप को सुरखरू कर सकेंगे और पाकिस्तान का रोशन नाम कर सकेंगे। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने तालीम के बारे में बात की, तो एक मिसाल कुछ टाइम पहले मैंने एक ट्वीट पे पढ़ा था, ये शायद इतना रिलेटेड नहीं करता हो, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था कि आजकल की नस्ल को पानदान का नहीं पता, कि आजकल के जो माशरे में जो लड़के हैं, नौजवान नस्ल, उनको ये नहीं पता कि पानदान क्या चीज़। तो वहाँ पे जो है उर्दू की कहा जाता है कि इतनी वैल्यू नहीं है, लोग जो है ज़्यादा तरजीह जो दी जाती है वो इंग्लिश को दी जाती है। हालांकि पाकिस्तानी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं जो पाकिस्तान के रहने वाले, जिनकी पैदाइश ही पाकिस्तान की, उनको उर्दू बोलना आती भी है, लेकिन वो ज़्यादा जो तरजीह देते हैं वो इंग्लिश को देते हैं। तो इस बारे में आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? असल में हमारे यहाँ मुआशरे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तसन्नुह पे यकीन रखती हैं, बनावट पे यकीन रखती हैं। जिस तरह आपको याद होगा एक दौर में हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तनों को जो है बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती थी, लेकिन फिर एक दौर ऐसा आया कि शीशे के और दीगर जो है बर्तनों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई। लेकिन जब उससे बीमारियाँ पैदा हुईं और उनके जो है मनफी असरात आने शुरू हुए तो आज हालात ये हैं कि दोबारा जो है ये मिट्टी के बर्तनों को बहुत ज़्यादा कीमती तौर पे समझ के इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जो चीज़ें ऐन फितरत के कानून के मुताबिक, कुदरती कानून के मुताबिक होती हैं वो हमेशा चलने वाली होती हैं और देर पा होती हैं, और जो मसनूई होती हैं वो चंद दिनों के लिए होती हैं, कुछ अरसे के लिए होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ ये जो सिलसिला इंग्लिश का है वो ये है कि इंग्लिश भी आजकल उर्दू के बगैर अधूरी है, क्योंकि जितनी इंग्लिश ये बोल रहे होते हैं उसमें उर्दू के अल्फाज शामिल करते हैं तो इंग्लिश मुकम्मल होती है। तो वैसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इंग्लिश की अहमियत उर्दू से बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि उर्दू जो है इसको पूरी दुनिया में ही अहमियत बहुत ज़्यादा हासिल है, लेकिन हम चूँकि हमारे नज़दीक है इसलिए हम शायद इसकी कदर व कीमत को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें इसकी कदर व कीमत को समझना चाहिए
और अगर ऐसी बात होती तो शायद हमारी कौमी ज़ुबान पाकिस्तान की उर्दू ना होती। तो अगर उर्दू ज़ुबान, चूँकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब एक इंटरनेशनल शख्सियत थे, उन्होंने बरतानिया में पूरी तालीम अपनी हासिल की और बरतानिया की जो तमाम महरक़ात हैं उनसे उन्होंने इस्तिफ़ादे किए, और करने के बाद जब पूरी दुनिया को उन्होंने अपनी एक अहम एंगल से देखा और उसके बाद पाकिस्तान हासिल कर लिया, तो अगर इसकी अहमियत नहीं होती तो पाकिस्तान की कतई जो है वो उर्दू ज़ुबान जो है कौमी नहीं होती। आँच न्यूज़ जो है ये अभी जैसा कि इसका अखबार भी शुरू हो चुका है, तो राजा रियाज साहब और इनकी पूरी टीम माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़ी मुतहर्रिक है और बड़े अहम मकासद के लिए कोशिश है। सहाफ़ती फ़रोग़ के लिए बहुत बड़ा काम है। ये हमारे रियासत पाकिस्तान का चौथा अहम सतून है और जिसके के लिए ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बड़ी काबिल फ़ख्र बात है ये, और अहम किरदार अदा कर रहा है। गूंज जो है ये पूरा ग्रुप जो है अच्छा काम कर रहा है, और मैं दुआ गो इनकी मज़ीद कामयाबी के लिए। हमारी मोहब्बतें, हमारा खुलूस, हमारा ताउन भरपूर इंशाल्लाह साथ है और हमेशा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती टाइम का। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जो आदिल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और इंशाल्लाह जल्दी जो है हम आँच न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे जो है ऐसे इंटरनेशनल जो लेवल के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उर्दू जो है हमारी कौमी ज़बान है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रूटीन में जो है उर्दू को जो है अपनी जो ज़बान पे रखना चाहिए। आँच न्यूज़ इंशाल्लाह ऐसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं ये आप तक पहुँचाता रहेगा। और आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर साहब। आगे चल के और जो है मशहूर शख्सियात जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते रहेंगे और